कैसे हो बच्चों? हम लोगों ने पिछले क्लास में 1.59 आई यूरोडो के बुक का क्वेश्चन किया था। आई होप आपको वो पसंद आया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं 1.60 प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स आई यूरोडो, और इसमें हम लोग सेक्शन 1.2 कर रहे हैं, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स। सिंस सेक्शन 1.1 जो है वो काइनेमेटिक्स पे है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग न्यूटन्स लॉज के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग विद एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी, जो भी थ्योरी आ रहा है उसके मतलब उस थ्योरी को भी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना सबसे भारी काम है। अगर आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन से ही हम वो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, पिक करेंगे, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द अरेंजमेंट ऑफ फिगर, इस फिगर का नाम 1.9 है। दिस क्वेश्चन 1.9 फिगर है, मैंने फिगर का नाम नहीं डाला है। सो इस फिगर में सेम फिगर है। द masses m0, m1 and m2 of the bodies are equal. m0, m1 and m2 ये तीन मास है, और ये कह रहा है कि बॉडी का मास क्या है, इक्वल है। सो वी कैन राइट हियर m0 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। ओके, द masses of pulley and the threads are negligible। ये जो पुल्ली है और जो थ्रेड्स है, ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड, ठीक है, इसका मास क्या कह रहा है, नेग्लिजिबल है। ओके, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन। नेग्लिजिबल कहने का मतलब जो हिंदी मीडियम से छात्र होंगे, नेग्लिजिबल का हिंदी मीडियम होता है नगण्य। हिंदी शब्द क्या होता है, नगण्य, मतलब मास जीरो है। एंड देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुल्ली, फ्रिक्शन में कोई भी पुल्ली नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, वो धागा, वो थ्रेड जिसमें मास नेग्लिजिबल होता है और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पुल्ली, जहां तक लेंथ होगा उस थ्रेड का, सिंगल थ्रेड का, उस सारे थ्रेड का टेंशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तनाव, वो सारे बराबर होंगे, इक्वल होगा हर एक पॉइंट पे। मतलब अगर इस थ्रेड की बात करें, इस धागे की बात करें, ये मास इसका क्या है, नगण्य है, क्या है, जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो यहां से लेके यहां तक जो भी टेंशन होगा वो सेम होगा। ओके, और दूसरा धागा यहां से यहां तक है, इसका भी टेंशन क्या होगा, नगण्य होगा, सेम होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन W with which body m0 comes down। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अगर इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो m0 का एक्सेलरेशन क्या होगा, द टेंशन ऑफ द थ्रेड बाइंडिंग टुगेदर। यहां पे जो टेंशन है, सपोज ये टेंशन मान लेते हैं T, इसे हमें फाइंड आउट करना है। If the coefficient of friction between the bodies and horizontal surface is equal to K। अब यहां पे फ्रिक्शन का टर्म आ गया, इस दोनों बॉडी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो K है। तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, between the bodies and the horizontal surface is equal to K, consider the possible cases। और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, इसे भी हमें कंसीडर करना है। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन और अवेलेबल है, ठीक है, जनरल फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एफ एक्सटर्नल विथ समेशन, वेक्टोरियल समेशन इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन a या m इंटू dv ओवर dt। जब मास कांस्टेंट होता है हम लोग न्यूटन्स लॉज को यूज करेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉज को यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे m ओमेगा लिखेंगे, ठीक है, mw लिख लेते हैं, ठीक है, mw। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है एक्सेलरेशन का वो w है। जनरली एक्सेलरेशन का टर्मिनोलॉजी क्या होता है, a होता है, बट इस बुक में जो है बहुत ही क्लासिक बुक है और बहुत ही पुराना बुक है, तो यहाँ पे w लिखा हुआ है, तो हम इसी टर्मिनोलॉजी को लेकर चलेंगे। ओके, नाउ ये चीज हो गया। फ्रिक्शन, अब कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रिक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप समझिए एलिमेंट्स फ्रिक्शन का। मान लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगने के बाद इस पे मान लेते हैं कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा है। क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। ओके, तो अगर यहां पे फ्रिक्शन होगा, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा हमारा क्या चीज, नॉर्मल, और एक कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या होगा, फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, फ्रिक्शन, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा,
नॉर्मल। ओके, सो यहां पे आप ये चीज समझिए कि जो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे मूव करेगा, बॉडी कैसे मूव करेगा। तो अगर बॉडी यहां पे हम इसको ऐसे मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल वे में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शन लगेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, कभी कभी हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ही वो फोर्स होता है जिसके कारण मोशन होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इसी फ्रिक्शन के कारण मोशन भी ऑब्जेक्ट का हो रहा है, ये चीज केस आएगा, तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहां पे समझ लिया कि जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। फ्रिक्शन कांस्टेंट जो हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा, अगर न्यूटन्स लॉज को अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट लेंगे और कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। ओके, चलिए इसको यहां से हम लोग पहले इरेज करते हैं स्पेस का में। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है किसके लिए, हर एक बॉडी के लिए। ठीक है, और हर एक बॉडी के लिए इक्वेशन लिखने के लिए हमें FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हमें सिस्टम को डिसाइड करना होगा हर एक बॉडी का। तो सबसे पहला हम लोग डिसाइड करते हैं यहां पे एम नॉट, इस एम नॉट को डिसाइड करते हैं कि ये हमारा एम नॉट सिस्टम है। तो इस एम नॉट का एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन हमें बनाना होगा, और इसके लिए हमें अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स इस एम नॉट पे कौन कौन सा लग रहा है वो आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं कि एम नॉट पे जो पहला फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड। सो एम नॉट इंटू जी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और दूसरा हमारा इस थ्रेड में जो तनाव होगा, टेंशन होगा, वो लगेगा अपवर्ड। सो दिस इज टी। ओके, थोड़ा सा फोन छोटा हो गया, आप देख लेंगे, मैक्सिमाइज करके भी देख सकते हैं। सो एम नॉट मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग लिखें, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एम नॉट। सो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, वैक्टोरियली सब में हम क्या कर सकते हैं, टी प्लस में और एम जी माइनस में। तो जब हम इसे स्केलर में लेके जाएंगे तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। देखिए, टी वेक्टर अपवर्ड प्लस एम जी, एम नॉट इंटू जी वेक्टर इज इक्वल टू एम नॉट एक्सेलरेशन ए, यहां पे एक्सेलरेशन डब्ल्यू है, सो डब्ल्यू। अगर इसको ये हमारा वेक्टोरियल का इक्वेशन हो गया। अब इसे स्केलर में लेके चलते हैं। So T is positive, so upward, so this is positive. M naught G is downward, so this must be negative. So M naught into G with minus sign and M naught omega. So ये बॉडी किधर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M माइनस M naught into W. So इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा M naught G minus T is equal to M naught W. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ए। ठीक है, तो हम लोग जब लिखते हैं स्केलर इक्वेशन तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। हालांकि अगर हम वैक्टोरियल इक्वेशन लेके चले तो सेम चीज आता है। मतलब जो स्केलर वाला हम लोग लेके चलते हैं, एम नॉट को नीचे पॉजिटिव मान लेते हैं, वो एक्चुअली वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया एम नॉट के लिए। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट फॉर मास एम नॉट। नाउ अब हम बात करते हैं m1 के लिए एफबीटी। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो m1 मास यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, सो m1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सो m1 पे जो फोर्स लग रहा है वो पहला तो फोर्स है कि m1g डाउनवर्ड, क्या लगेगा, ग्रेविटी m1g डाउनवर्ड। दूसरा, चूंकि ये हमारा सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा किस पे, m1 पे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो दिस इज नॉर्मल फोर्स m। सपोज दिस इज m। ध्यान से देखेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो सिस्टम पे लगता है। तो जैसे हमने m की बात करते हैं, m पे कौन फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, m
1 इंटू जी, कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। किधर? डाउनवर्ड, तो ये सिस्टम पे लग रहा है, ठीक है। एन कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। कौन लगा रहा है? सरफेस। किस पे? सिस्टम पे। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। सिस्टम के अंदर अगर कोई फोर्स लगेगा तो उसे हम इंटरनल फोर्स कहेंगे और वो न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन में नहीं आएगा। जब भी हम F इज इक्वल टू ma करते हैं वो सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, ओके। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे? चूंकि ये टेंशन है, चूंकि ये नीचे की ओर टेंडेंसी से मूव करने का, तो टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जो गिवन है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज बॉडीज एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इक्वल टू k। सो यहां पे रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए? मोशन किधर होना चाहिए ऑब्जेक्ट का? टुवर्ड लेफ्ट। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन f, ओके। एंड यहां से हमें f जो होता है वो होता है k कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी, दैट इज f इज इक्वल टू f1 मान लेते हैं, f1 इज इक्वल टू k इंटू n, ओके। अगर k कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो सेकंड के लिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1। क्या क्या लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, पहले नॉर्मल की बात करते हैं। सो नॉर्मल में क्या कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन हो रहा है? नॉर्मल में कोई भी नेट फोर्स क्या है? जीरो। सो वेक्टर n प्लस mg is equal to 0. So we can write here n is positive vertically upward direction. So n minus mg gravity downward है. So this is equal to 0. So we can write here n is equal to mg. नॉर्मल क्या हो गया? n is equal to mg. इक्वेशन इसे हम मान लेंगे सेकंड, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे और हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये वर्टिकल इक्वेशन, ओके। सो वी कैन राइट हियर वर्टिकल इक्वेशन, वर्टिकल, ओके। हॉरिजॉन्टल के केस में हमें क्या करना होगा? कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन, राइट, एंड फ्रिक्शन। अगर हम लेफ्ट को पॉजिटिव मानते हैं और राइट को निगेटिव मानते हैं तो वी कैन राइट हियर T माइनस फ्रिक्शन। ये हम लोगों ने यहाँ पे ये T माना है तो इसको मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं T डैश लग रहा है, T डैश, ओके। सो यहाँ पे ये जो T है इसको T डैश मान लेते हैं, यहाँ पे T डैश मान लेते हैं, ओके। यहां पे T डैश आ जाएगा T माइनस फ्रिक्शन, T डैश माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू m1 इंटू w, ठीक है। m1 इंटू w। क्यों w? क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से m0 डाउनवर्ड जाएगा उसी एक्सेलरेशन से m1 एंड m2 दोनों चूंकि लिंक्ड है एक दूसरे से, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ओके। मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, क्योंकि m0 का जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, बट m1 और m2 का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। सो T डैश माइनस f इज इक्वल टू m इंटू w, और यहाँ पे m की जगह हम क्या लेंगे? m1 लेंगे, ओके। सो वी कैन फर्दर राइट हियर T डैश माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज k इंटू n, सो वी कैन राइट हियर k इंटू n इज m1g, सो वी कैन राइट हियर m1g, so k into m1g is equal to m1w। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, ओके। राइट नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m2, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m2 के लिए क्या हो जाएगा? अगेन m2 के लिए अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखेंगे, सो FBD ये सपोज डाउनवर्ड m2 इंटू g, नॉर्मल फोर्स को n डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं कि F डैश है, ठीक है, F डैश, और इसके बीच में जो टेंशन है ये T, ये टेंशन T निकालना है। सो वी हैव n डैश इज इक्वल टू m2g, n डैश इज इक्वल टू m2g, ये इक्वेशन हो जाएगा 4, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग स्केलर इक्वेशन में लिख लेते हैं, और साथ में t माइनस f डैश इज इक्वल टू m2, t माइनस f डैश इज इक्वल टू m2 इंटू w, ओके।
और f dash is equal to mu into that is k into n and n is equal to m2 into j. So we can write t in minus k into f is equal to k into n. So n is m2g. So we can write here m2g. So T minus frictional force that is K into M2G is equal to M2W. ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। 4 इक्वेशन आ गए। अब इस 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग दैट इज T निकालना है। वेट अ मिनट, यहां पे एक चीज और गौर करने की बात है कि जब हम लोगों ने M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो हमने देखा कि एक T डैश लेफ्ट वर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है और ये टेंशन को हम लोग भूल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, M1 के लिए। सो एक टेंशन T जो है जो निकालना ये भी इधर लगेगा। सो दिस टेंशन इज T। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1 मस्ट बी इंक्लूड T। सो वी कैन राइट हियर T माइनस दिस वन। सो यहाँ पे एक माइनस T आएगा। सो दिस इज इक्वल टू M1 ओमेगा। ये सारे इक्वेशन हो गए। अब इससे हमें पहले इरेज करना होगा, राइट। सो वी हैव टू इरेज दिस वन, ओके, क्योंकि सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, m नॉट g, ओके, m नॉट g माइनस t डैश। सो दिस इज इक्वल टू m naught w, equation first. Equation third, t minus k t minus this is t dash minus k m1g minus t is equal to m1w, and equation 4 is t minus k m2g t minus k m2g t minus k m2g is equal to m2w। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नॉर्मल वाला इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि हम लोगों ने इसमें यूज कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है ओमेगा दैट इज w यहाँ पे कॉमन है। सो अगर ऐड करते हैं तो t डैश क्या हो जाएगा, 0, ऐड होने के बाद एक माइनस है एक प्लस है और यहाँ पे माइनस टी और यहाँ पे प्लस टी, ये भी ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 0 और g यहाँ पे कॉमन है। सो वी कैन राइट हियर एडिशन के बाद g is taken as common, so we have m naught minus k m1 minus k m2 is equal to w m naught plus m1 plus m2. Okay, so this is from here we can find acceleration w is equal to g into m naught minus k m1 minus k m2 divided by m naught plus m1 plus m2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन जो होगा कॉमन होगा किसके लिए, m1 के लिए भी, m2 के लिए भी और m naught के लिए भी, क्योंकि सभी एक ही धागे से बंधे हुए। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग होगा, m naught का डाउनवर्ड होगा, m1 और m2 का लेफ्टवर्ड होगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टेंशन। जो बीच का जो हम लोगों ने देखा था ये इस तरह का हमारा था, ठीक है। अभी मैं बना देता हूं फिर से, ओके। दिस, ये टेंशन हमें फाइंड करना था। ये हमारा m नॉट था, ये m1 और ये m2, ये टेंशन फाइंड करना। और ये टेंशन का इक्वेशन कहां पे, यहां पे t minus k m2g is equal to m2w. So we can write here tension is equal to m2w plus k m2g plus k m2g और m2w को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, किसका, t का वैल्यू, w का वैल्यू। सो वी हैव t इज इक्वल टू m2, ध्यान से देखेंगे बहुत ही ज्यादा सॉल्विंग है यहाँ पे करना, m2 इंटू w का वैल्यू, g इंटू m नॉट माइनस k
m1 minus k m2, that is k m2, okay, divide by m0 plus m1 plus m2, ये हो गया m2 इंटू w प्लस k2 प्लस k m2 इंटू g। अब इसे ऐड करेंगे। सो यहां पे अगर हम देखें, सो वी हैव स्पेस और नहीं है, चलिए यहां पे स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा। ओके, सो वी हैव t इज इक्वल टू m2g, देखिए m2 इंटू g ऐसे ले लेते हैं, m0 माइनस के m1, m0 माइनस के m1 माइनस के m2, ओके, प्लस k2 के m2g इंटू m0 प्लस m1 प्लस m2, ओके, यह आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, m0 प्लस m1 प्लस m2, सो दिस इज m0 प्लस m1 प्लस m2। सो फर्दर वी कैन राइट हियर t इज इक्वल टू g कॉमन ले लेते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, g कॉमन लेने के बाद सॉल्व करते हैं, ओके, आपको दिख रहा होगा वहां पे। सो g कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, m2 m0, ठीक है, k m1 m2 माइनस k m1 m2 माइनस k m2 स्क्वायर माइनस k m2 स्क्वायर, ओके, प्लस g कॉमन ले लिए, k m2 m0 प्लस k m2 m0, ओके, k m2 m0 प्लस k m2 m1 प्लस k m2 m1, ओके, प्लस k m2 स्क्वायर प्लस k m2 स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा, m0 प्लस m1 प्लस m2। सो यहां से अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा कि k m1 m2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे k m2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो m2 m0, सो वी कैन राइट हियर t इज इक्वल टू g, m2 m0 कॉमन ले लेंगे, सो m2 m0 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 1 प्लस k डिवाइड बाई m0 प्लस m1 प्लस m2। तो ये हमारा टेंशन का जनरल फॉर्म हो जाएगा। एक बार आंसर मैं मैच कर लेता हूं, ओके, क्योंकि आंसर मैच करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बुक में जो हम देखते हैं यहाँ पे आंसर 1.60, so 1.60 is equal to 1 plus k m0 into g m2 डिवाइड बाई m0 प्लस m1 प्लस m2, ये रहा आंसर इसका, ठीक है। एक्सेलरेशन का आंसर भी ये रहा, ठीक है, m2 नॉट, ओके, एक्सेलरेशन क्या आया था, ये वाला, ठीक है, और टेंशन आ गया ये रहा आंसर। आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो अरेंजमेंट था m1 m2 और m0 का, जिसमें एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना था m0 m1 एंड m2 का, साथ में टेंशन फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे द बेस्ट क्या था कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन था सरफेस और m1 और m2 के बीच में। तो न्यूटन सेकेंड लॉज को हम लोगों ने लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी लगाया। धीरे धीरे इस तरह से हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को लगाते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका फिजिक्स बहुत ही शानदार होता चला जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। सॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही लेंदी है, बट एक्सप्लेन करने के दौरान ये सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम भी देना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना कोई जादू नहीं है, सिंपल सा है कि अगर आपको थोड़ा सा फिजिकल सिचुएशन पता चल जाए, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी आ जाए कि क्या होने वाला है, तो आप आराम से इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लॉज को लगा के इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए और उसे मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.61। वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दें अगर आपको पसंद आया हो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।